आज चैप्टर 4 ह्यूमन सेटलमेंट पार्ट फर्स्ट मानव बस्तियाँ। इस चैप्टर में हम मानव बस्तियों की परिभाषा, उनको प्रभावित करने वाले कारक तथा ग्रामीण शहरी बस्तियों में अंतर तथा ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सेटलमेंट डेफिनेशन। Cluster of dwellings of any type or size where human beings live is known as settlement. They vary in size from hamlet to metropolitan city. They may be small and large, closed or spaced, and they may practice primary, secondary और tertiary activities. हिंदी में बस्तियाँ या अधिवास किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिसमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और इमारतों का निर्माण करते हैं। उन्हें मानव बस्ती के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र का स्वामित्व रखते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के समूहन और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित होता है। ये आकार के आधार पर छोटे जैसे पल्लीकृत हैमलेट या बड़े जैसे महानगर मेट्रोपॉलिटन हो सकते हैं। ये घने या बिखरे हो सकते हैं। यहाँ के लोगों की आर्थिक गतिविधियों के रूप में प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न होने वाले लोग हो सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। ग्रामीण और शहरी बस्तियों में अंतर। सबसे पहले रूरल सेटलमेंट, इसके 3-4 मुख्य भिन्नता के कारण। प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज देयर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्राथमिक क्रिया उनका मुख्य आर्थिक गतिविधि होती है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, ये कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। प्रोड्यूस फूड, विभिन्न रूपों में खाना फूड प्रोड्यूस करते हैं। कृषि फसलों के रूप में, वन उत्पाद के रूप में या एनिमल उत्पाद के रूप में। लो इनकम ऑफ द इनहेबिटेंट। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जो सामान्य रूप से प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहने के कारण उनकी इनकम लो रहती है, कम रहती है। लो डेंसिटी। सामान्य रूप से शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण सेटलमेंट में जनसंख्या घनत्व डेंसिटी कम रहती है। स्पेस्ड, दूरियां ज़्यादा होती हैं, बिखरे हुए रूप में रहते हैं। शहरों की तरह वो ज़्यादा कम्पैक्ट नहीं होते हैं। अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट दे प्रोवाइड सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी। आर्थिक रूप में जो क्रियाकलाप हैं, अर्बन क्षेत्र के लोग सामान्य रूप से द्वितीयक या विनिर्माण क्षेत्र और टेरिटरी एक्टिविटी तृतीय क्षेत्र के रूप में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो, पर के रूप में कम्युनिकेशन की होती है, संचार की, बैंकिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल, टीचिंग, इस तरह की विभिन्न प्रकार की सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं। प्रोसेस द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, उससे विनिर्मित चीज़ें बनाते हैं। जैसे गेहूं से बेकरी में बिस्कुट बनाया जाता है, ऑयल सीड से ऑयल मिल में तेल बनाया जाता है। तो इस तरह विभिन्न रॉ मटेरियल को ये प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में चीज़ें बनाते हैं, उनका वैल्यू एडिशन करते हैं, रूप परिवर्तित करते हैं। तो ये रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग ज़्यादातर अर्बन सेटलमेंट में होती है, शहरी क्षेत्र में होती है। दे प्रोवाइड सर्विसेज। विभिन्न प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाई इनकम। सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में कंपैरेटिवली प्राइमरी सेक्टर की अपेक्षा इनकम ज़्यादा होती है।
हाई डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्लस्टर, ज़्यादा घने बसे होते हैं, पास पास रहते हैं तो ये कम्पैक्ट होते हैं। ग्रामीण शहरी बस्तियों में अंतर हिंदी में हम देखेंगे। ग्रामीण बस्तियां यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ प्राथमिक क्रियाएँ होती हैं। खेती, पशुपालन, वानिकी आदि। कच्चा माल उपलब्ध करवाती हैं, रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाती हैं। यह भोजन उत्पन्न करती हैं, कृषि फसलों के रूप में, एनिमल उत्पाद के रूप में या वन उत्पाद के रूप में ये शहरी क्षेत्र के लोगों को भी भोजन उपलब्ध करवाते हैं। लोगों की आय कम होती है। प्राथमिक क्रिया में लगे होने के कारण सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं या दूसरे पशुपालन में जो लगे हुए हैं या वनों से जो चीज़ें इकट्ठी करते हैं तो उससे उनकी आय इतनी नहीं होती जितनी कि उद्योगों से होती है या सेवाओं से होती है। जनसंख्या घनत्व सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कम होता है तथा मकान सामान्यतः दूर दूर होते हैं। शहरों की अपेक्षा इतने घने बसे नहीं होते हैं। नगरीय या शहरी मानव बस्तियाँ। नगरीय बस्तियों के लोग द्वितीय तथा तृतीय क्रियाएं संपन्न करने वाले होते हैं। ये कच्चे माल का प्रसंस्करण करते हैं, ये सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ के लोगों की आय अधिक होती है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है तथा मकान घने बसे होते हैं, काफ़ी कम्पैक्ट होते हैं। अब टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, आज हम इसमें केवल रूरल सेटलमेंट की जो 4 टाइप्स हैं उनका पहले पार्ट के रूप में अध्ययन करेंगे। तो रूरल सेटलमेंट के 4 टाइप्स हैं। क्लस्टर्ड सेटलमेंट, जिन्हें हिंदी में गुच्छ या संकुलित या आकेंद्रित बस्तियां कहते हैं। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, जिन्हें हिंदी में अर्धगुच्छ या विखंडित बस्तियां कहते हैं। तीसरा हेमलेटेड सेटलमेंट, जिसे हिंदी में पल्लीकृत बस्तियां कहते हैं। और चौथा डिस्पर्स सेटलमेंट, जिसे हिंदी में परिक्षिप्त या एकाकी सेटलमेंट कहते हैं। अब इन चारों प्रकारों को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट इन इंडिया, भारत में ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला फिजिकल फीचर्स या फिजिकल फैक्टर। इसमें नेचर ऑफ टेरेन, स्थल की जो आकृति है, पर्वत, पठार, मैदान, ये बस्तियों को प्रभावित करता है। एल्टीट्यूड, ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। मैदान, पठार, पर्वतों, इनकी ऊंचाई अलग होती है तो इस हिसाब से वो बस्तियों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ऊंचाई के अनुसार परिवहन साधनों की सुविधा में कठिनाई आने लगती है, महंगाई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट महंगा होने लगता है। तो इन सब कारणों की वजह से सुविधाएं महंगी होती जाती हैं, इस कारण से बसावट पर अंतर पड़ता है। क्लाइमेट, जलवायु मानव बस्तियों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जलवायु मनुष्य के लिए उपयुक्त होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। बहुत ही कठोर ठंडी या बहुत ही गर्म जलवायु में लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं अपना आवास बनाना। तो क्लाइमेट एक महत्वपूर्ण फिजिकल फैक्टर है बसावट को प्रभावित करने वाला। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता, क्योंकि जल हमारी बेसिक नीड है, इसके लिए जल के स्रोत होना ज़रूरी है किसी सेटलमेंट के लिए। तो ये एक प्री रिक्विसाइट फैक्टर है। जल स्रोत नहीं होगा तो वहाँ आबादी बसावट नहीं करेगी, क्योंकि जल हमें प्रतिदिन चाहिए। तो आज नगरों का बसावट, कभी कभी जल स्रोत ख़त्म होने लगते हैं, कम हो जाते हैं, जल प्रदूषित हो जाता है तो लोग धीरे धीरे वहाँ से माइग्रेट करने लगते हैं। जल एक महत्वपूर्ण फिजिकल फैक्टर है सेटलमेंट को प्रभावित करने वाला। कल्चरल एंड इथनिक फैक्टर, सांस्कृतिक और जाति इथनिक फैक्टर। सोशल स्ट्रक्चर जो समाज का रहता है वो बसावट को प्रभावित करता है कि समाज की संरचना कैसी है, उसमें जाति धर्म का किस प्रकार से मिश्रण है, किस धर्म जाति के कितने कितने लोग हैं, उस हिसाब से वो अपना अलग अलग बसावट समूहन शुरू कर देते हैं। तो ये एक कल्चरल फैक्टर है जो सेटलमेंट को प्रभावित करता है। तीसरा सिक्योरिटी फैक्टर, सुरक्षा कारक, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में डिफेंस एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिससे लोग चोरी, रॉबरी, इनसे बचने के लिए
अपना बसावट उसी जगह शुरू करते हैं जहाँ सुरक्षा हो, बनावट मकानों की उसी हिसाब से बनाते हैं जहाँ सुरक्षा पहलू ध्यान में रखते हैं। हिंदी में ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक लक्षण जिसमें स्थल की आकृति, जलवायु, ऊंचाई, जल की उपलब्धता, ये फैक्टर हैं भौतिक जो बस्तियों को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक या जाति कारक, सामाजिक संरचना जिसमें जात तथा धर्म प्रमुख हैं, ये बस्तियों की बसावट को प्रभावित करते हैं। जहाँ जातियाँ ज़्यादा हैं तो वो अलग अलग सेगमेंट में अपना बच जाते हैं। इसी तरह धर्म के आधार पर अलग अलग के धर्म के लोग अपना एक जगह बचना पसंद करते हैं। इसके अलावा सुरक्षा से संबंधित कारक, लोग चोरी डकैती इनसे बचने के लिए सुरक्षित जगह पर रहना पसंद करते हैं और अपने मकान का जो प्रतिरूप है, पैटर्न है, ज्योमेट्रिकल जो शेप है, उसमें भी इस चीज़ का प्रभाव दिखता है। अब टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, इनके 4 प्रकार जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनमें एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। क्लस्टर्ड सेटलमेंट, कम्पैक्ट एंड क्लोजली बिल्ट हाउसेज, इसमें हाउसेज कम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट पास पास बने होते हैं। लिविंग एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग फार्म, रहने वाला जो क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र से, खेतों से दूर होता है। रिकॉग्निजेबल पैटर्न, बसावट को अलग से पहचाना जा सकता है, प्रतिरूप को कैसा प्रतिरूप है। डिफरेंट शेप्स, अलग प्रकार की जो आकृति हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल जो शेप जो बनाती हैं मकान, जिनमें रेक्टेंगुलर हो सकता है, आयताकार, रेडियल, आरी हो सकता है या लीनियर रेखी हो सकता है। समटाइम्स डिफेंस में कॉज शेप ऑफ द सेटलमेंट, कभी कभी सुरक्षा कारण भी मकानों के पैटर्न, शेप को, आकृति को प्रभावित करता है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑल्सो डिसाइड द शेप ऑफ द सेटलमेंट, जल की उपलब्धता भी बस्ती के आकार को प्रभावित करती है। जैसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बैल कुएँ वगैरह होते थे तो उसके चारों ओर मकान बनते थे, पोखर कोई तालाब पॉन्ड होता था उसके चारों ओर, तो ये फैक्टर भी आकार को प्रभावित करता है, जल की उपलब्धता। गुच्छित या संकुलित या आकेंद्रित बस्तियाँ, हिंदी में कम्पैक्ट को गुच्छित या संकुलित या आकेंद्रित बस्तियाँ कहते हैं। इसमें मकान घने बसे होते हैं, रहने वाला क्षेत्र खेतों से अलग होता है। क्षेत्र के आधार पर इनकी बनावट अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे आयताकार, आरी या रेखी। सेकंड, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, फॉर्म ड्यू टू result from the tendency of cluster in restricted area of dispersed settlement. Segregation of large settlement may also cause. Some people may be forced to live separately from the main village. Dominant group live in the center of the village. People of lower strata live in the outskirts of the village. तो सब जो टेंडेंसी की जात के आधार पर जो डोमिनेंट ग्रुप है वो सेंटर पोजीशन में रहते हैं और लोअर स्ट्रेटा के जो लोग हैं उन्हें आउटस्कर्ट की ओर कंपेल बाध्य कर दिया जाता है। तो इस तरह से सेमी क्लस्टर सेटलमेंट हो जाते हैं। यहाँ पर एक मेन विलेज के अलावा कुछ बाहर की ओर भी सेटलमेंट होने लगते हैं आउटस्कर्ट पर। हिंदी में इन्हें अर्धगोच्छ अथवा विखंडित बस्तियाँ। जब संकुलित मकान ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो कुछ लोग दूसरी जगह बसने लगते हैं। इसमें कुछ समुदायों को बाहर की ओर बसने के लिए बाध्य किया जाता है। कुछ तो अपनी जगह की कमी की वजह से बाहर निकलने लगते हैं, कुछ समुदायों को कंपेल कर दिया जाता है, अपनी स्वेच्छा से नहीं बल्कि कंपेल होकर उन्हें बाहर की ओर धकेल दिया जाता है, जो सामान्य रूप से निम्न वर्ग से संबंधित होते हैं तथा निम्न स्तर के कार्य संपादित करते हैं। ये हम ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से देख सकते हैं। ये सेग्रेगेशन, गांव के केंद्रीय भाग में जमींदार जैसे उच्च या संपन्न वर्ग के लोग रहते हैं,
तथा निम्न आय वाले तथा निम्न समुदाय के लोगों को गाँव के बाहरी क्षेत्रों की ओर बसने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तीसरा है हेलमेटेड सेटलमेंट, फिजिकली सेपरेटेड एंड लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेस हैविंग कॉमन नेम। कोई एक गांव जो रेवेन्यू विलेज के रूप में एक नाम से दर्ज रहता है, लेकिन छोटे छोटे पूर्वों के रूप में, पल्ली के रूप में, नगला के रूप में या धानी, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग इनके क्षेत्रीय नाम हैं, उसके आधार पर जो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन रेवेन्यू विलेज के रूप में उनका नाम एक ही दर्ज रहता है, उसी नाम से वो पहचाने जाते हैं। पूर्वा वगैरह वो अलग हो जाती हैं। दे आर मोटिवेटेड बाई सोशल और इथनिक फैक्टर। जो सोशल और इथनिक फैक्टर हैं ये इस प्रकार के पैटर्न के लिए मोटिवेटेड फैक्टर होते हैं। अलग अलग सामुदायिक आधार पर वो अपनी पहचान जब अलग रखना चाहते हैं तो अलग अलग पूर्वों के रूप में थोड़ा दूरी दूरी पर बस जाते हैं। कुछ मकानों का संकुल अलग अलग हो जाता है। इस तरह के जो सेटलमेंट हैं वो मिडिल और लोअर गंगा प्लेन्स, छत्तीसगढ़ तथा लोअर हिमालयन वैली में ये इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। पल्लीकृत बस्तियाँ हिंदी में जब भौतिक रूप से अलग अलग जगहों पर लोग बस जाते हैं, उनका नाम एक ही नाम पर चलता रहता है रेवेन्यू विलेज के रूप में, जो लेखपाल के पास दर्ज होता है एक ही नाम से, लेकिन सामाजिक उसके आधार पर थोड़े दूर दूर उनकी बसावट पुराव के रूप में, नगला के रूप में अलग अलग हो जाती है। उनका नाम एक ही चलता रहता है। सामाजिक या जाति के आधार पर अलग अलग जगह पर बस जाते हैं। इन्हें पन्ना, नगला, धानी आदि नाम से जाना जाता है। ये गंगा के मध्य एवं निम्न मैदानों, छत्तीसगढ़ तथा हिमालय की निचली घाटियों में अधिक पाई जाती हैं। चौथा, डिस्पर्स सेटलमेंट, प्रक्षिप्त या एकाकी बस्तियाँ। दे आर आइसोलेटेड हट्स और हेमलेट, बिखरी हुई कुछ झोंपड़ियाँ अलग अलग डिस्पर दूर दूर होती हैं, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में। लोकेटेड ऑन हिल्स और एग्रीकल्चरल लैंड, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि कम उपलब्ध रहती है, तो जहाँ जहाँ कृषि भूमि उपलब्ध होती है वहाँ दूर दूर कुछ झोंपड़ियाँ बस जाती हैं। इट इज़ ड्यू टू नेचर ऑफ टेरेन, स्थल की नेचर के कारण, प्रकृति कारण, स्थलाकृति की प्रकृति के कारण इस तरह की बसावट होती है। लैंड रिसोर्स, वाटर ये डिसाइडिंग फैक्टर है। पर्वतीय क्षेत्र में वाटर रिसोर्स भी दूर दूर उपलब्ध रहता है। भूमि, कृषि भूमि काफ़ी कम उपलब्ध रहती है, जो फैक्टर प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की बस्तियाँ फाउंड इन मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला। तो ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार के सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। हिंदी में इन्हें प्रक्षिप्त या एकाकी बस्तियाँ। जब कुछ लोग अलग अलग झोंपड़ी या पन्नी के रूप में, बिखरे हुए रूप में बस जाते हैं, ये सामान्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के लिए कम भूमि उपलब्ध रहती है, जल भी कम उपलब्ध रहता है, जल के स्रोत दूर दूर होते हैं, तब वह खेतों के पास ही बस जाते हैं। भूमि संसाधन, जल की उपलब्धता, स्थल की आकृति मुख्य प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऐसी बस्तियां ज़्यादातर पर्वतीय राज्यों जैसे मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल जैसे राज्यों में पाई जाती हैं।